डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली। तो जैसा कि अपवाह तंत्र से तात्पर्य या अर्थ हम यह लेते हैं कि किसी क्षेत्र की जल प्रणाली से इसका संबंध लिया जाता है, अर्थात किसी क्षेत्र के जल को कौन कौन सी नदियां बहाकर ले जाती है। कोई क्षेत्र विशेष में जो जल होता है उसे नदियां कौन कौन सी नदियां हैं और कहाँ कहाँ ले जाती है। इस प्रकार ये एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल प्रवाह को अपवाह, लेकिन जो इन वाहिकाओं का जाल जो होता है वो कहलाता है अपवाह तंत्र। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की क्या है, चट्टानों की प्रकृति, भूवैज्ञानिक चट्टानों की प्रकृति, संरचना व वहाँ की ढाल, बहते हुए जल की मात्रा इत्यादि पर निर्भर करती है। भी वहाँ पर जो जल बहता हुआ है कितना तेज गति से बहता हुआ जल इत्यादि पर निर्भर करती है। वैसे भारत एक नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में क्या है, नदियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो नदियां यहाँ प्राचीन काल से ही मानव के जीविकापार्जन का साधन मानी गई है। भारत में कुल क्या है, लगभग 4000 नदियां मानी गई है, 4000 नदियां मानी गई है। तथा जो ये नदियां हैं 4000, इसमें छोटी और बड़ी सभी नदियों को शामिल किया गया है। यहाँ पर 23 वृहद नदी और 200 नदियां लघु स्तरीय नदी द्रोणियां, लघु स्तरीय नदी द्रोणियों के रूप में पाई जाती है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी तथा जल संभर, जो कि एक प्राकृतिक इकाई है, जल संभर एक प्राकृतिक इकाई है जो क्या एकत्रित करती है, वर्षा का जल संग्रहण करती है व स्रावित करती है। नदियों को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो है हिमालय की नदियां, दूसरी है प्रायद्वीपीय भाग की नदियां। हिमालय की नदियां हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली, यहाँ से मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, टेथिस भूसनती में कौन कौन सी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये क्या करेगी, टेथिस भूसनती के अंदर गिरती है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं। हिमालय का जो पार्ट है उसके बेसिन बहुत बड़े हैं तथा उनके जल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों, जल जो ग्रहण करने की क्षमता है वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर है। उदाहरण के लिए गंगा के नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो क्या है, गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 9 लाख वर्ग किमी। 9 लाख वर्ग किमी गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है, जबकि की नदियां पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपर्दन का कार्य करती है। कौन सी नदियां हिमालय के अपर्दन का कार्य करती है तथा इनके द्वारा महाखंड व गार्जों का निर्माण होता है। जो नदियां हैं महाखंड व गार्ज
का निर्माण करती है। इसके अलावा ये नदियाँ अभी भी अपनी युवा अवस्था के अंदर है। सारी जो नदियाँ आ रही हैं वो क्या है, युवा अवस्था के अंदर। प्रौढ़ावस्था में तो बहुत आगे जाने के बाद ये प्रौढ़ावस्था में आएगी, अभी युवा अवस्था में है, क्योंकि इनका यहाँ से अभी उद्गम हुआ है तो एकदम युवा अवस्था की श्रेणी में। और निरंतर क्या है, अपर्दन कार्य करती है। जब यहाँ से नदियाँ चलती है तो अपर्दन कार्य क्या करती है, सर्वाधिक अपर्दन कार्य करती है। और हिमालय की नदियों में क्या रहता है, वर्ष भर जल भरा रहता है, पूरे वर्ष भर जल भरा रहता है। इसके अलावा वर्षा जल के अतिरिक्त क्या होता है, हिम के पिघलने से भी इन्हें जल की आपूर्ति हो जाती है, क्योंकि उत्तरी जो पार्ट है वहाँ शीत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बर्फ पड़ी रहती है हर वक्त, हिमाच्छादित क्षेत्र है ये। तो यहाँ से बर्फ पिघलकर भी जल की आपूर्ति ये गंगा नदी को करती है। तथा ये सवाहिनीय नदियाँ हैं, सवाहिनीय नदियाँ हैं। और मैदानी क्षेत्र वर्ष भर नौकायन के लिए उपयुक्त रहते हैं। पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ क्या करेगी, जलोढ़ अपने साथ बहाकर लाती है ऊपर से। जलोढ़ अवसादों का क्या करती है, निक्षेपण करती है मैदानों में। जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण करती है। मैदानी भागों की ढाल की न्यूनता के कारण विसर्पों का निर्माण करती है। विसर्प सर्पाकार की आकृति होगी, विसर्प आकृति का निर्माण करती है। तथा अपना मार्ग भी क्या होती है, जल के मार्ग में परिवर्तन होता रहता है, अपना मार्ग बदल लेती है। इनमें सिंचाई की ज़्यादा संभावनाएं होती है। हिमालय की नदियों को हम 3 प्रमुख तंत्रों में बांट सकते हैं। एक तो है सिंधु नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा है गंगा नदी तंत्र। जो तीनों तंत्र माने गए हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, भूवैज्ञानिकों का यह मानना है कि इन तीनों नदी तंत्रों का विकास क्या है, एक अत्यंत ही विशाल नदी से हुआ है। इनका मानना है कि ये जो नदी, भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जो ये नदी तंत्र है इनका निर्माण है एक विशाल नदी से हुआ है। जो ये विशाल नदी है उसे शिवालिक या बिरमहा नदी कहा जाता है। जो ये शिवालिक नदी है, ये कहते हैं कि असम से लेके पंजाब तक बहती थी, असम से लेकर पंजाब तक बहती थी। तो यह नदी क्या हुआ, तो यह नदी बीच में हो गई छिन्न भिन्न हो गई। और वर्तमान में यह नदी 3 तंत्रों में बंट गई। जैसा कि तीनों तंत्र है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदी तंत्र एक विशाल नदी से, भूवैज्ञानिकों का मानना है कि विशाल नदी से हुआ है, जिसका नाम शिवालिक या बिरमा नदी है। ये बिरमा नदी असम से पंजाब तक बहती थी, जो बाद में नदी क्या हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। तो वर्तमान में जो छिन्न भिन्न हो गई तथा वर्तमान में इन तीनों नदी तंत्रों में ये बंट गई। इस बंटने का और जो ये क्रम है, इसमें अभी भूगोल शास्त्रियों के अंदर इनके मतों में अभी भी भिन्नता है। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ शामिल है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसके अलावा सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखर चू ग्लेशियर, बोखर चू ग्लेशियर से निकलती है। कैलाश चोटी के दूसरी ओर सिंगी खबान
सिंगी, खवान व दक्षिण की ओर गरतंग नदियां आकर मिलती है तथा यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक विपरीत दिशा में बहती है। इसके अलावा सिंधु नदी की लंबाई 2880 किमी है और विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से यह एक है। भारत में इसकी लंबाई, पूरी लंबाई है, भारत में इसकी लंबाई है 1114 किमी, 1114 किमी तथा इसका संग्रहण क्षेत्र है, कितना इकट्ठा करता है ये जल को, वो है संग्रहण क्षेत्र क्या है 11.65 लाख वर्ग किमी, 11.65 लाख वर्ग किमी। भारत में इसकी संग्रहण क्षमता 3.21 लाख है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु व उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका केवल 20% जल ही उपयोग में ले सकता है, 20% जल ही भारत उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज और रावी के जल का उपयोग का अधिकार कितना है जबकि सतलज व रावी का वह 80% जल उपयोग में ले सकता है। इसके अलावा सिंधु नदी को बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब को पंचनद, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम सबसे प्रमुख है। चेनाब, झेलम प्रमुख है। पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मोरठन कोट के पास मिलती है, मोरठन कोट के पास मिलती है। जो पांचों नदियां हैं वो क्या है, बाईं ओर से आने वाली नदियां हैं जो क्या है मोरठन कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, काबुल, फुरब, गोमल आदि प्रमुख है। काबुल व उसकी सहायक नदियां अटक जो कि पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके अलावा सिंधु नदी इसी स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यहीं से इसका मैदानी क्षेत्र क्या होता है शामिल होता है। इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पास पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। यह नदी है सिंधु नदी जो मुख्य धारा में बह रही है। ये देखो यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती हुई बहती हुई लास्ट में ये क्या है कराची के पास अरब सागर में गिरती है। इसके मध्य प्रमुख कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं उनका हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले आएगी झेलम जो कि कश्मीर में स्थित है। यह सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। पीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित वेरीनाग झरने से निकलकर 212 किमी की लंबाई में यहाँ वेरीनाग झील या झरना है, यहाँ से निकलकर 212 किमी उत्तरी साइड में आती है, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई वुल्लर झील में, एशिया की जो सबसे बड़ी झील है वो वुल्लर झील है, वुल्लर झील में मिल जाती है। कश्मीर का क्षेत्र श्रीनगर
इसी नदी के तट पर स्थित है। यह पुणे आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद से मंगला तक, भारत पाक सीमा के मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक सीमा के समानांतर, सीमा के बराबर चलती है। की घाटी में अंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी का नौकायन क्षेत्र है। इससे कश्मीर में आवागमन और व्यापार में बड़ी सहायता मिली है। श्रीनगर में इस पर शिकारा अधिक चलाए जाते हैं। झेलम और रावी नदी पाकिस्तान में जंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी की जो सहायक नदी है वो है किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। नीलम और झेलम की संयुक्त धारा को पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर है चिनाब नदी। यह सिंधु नदी की विशालतम सहायक नदियों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा से निकलती है। यह नदी लाहौल में बड़ा लाचा दरे से चंद्रभागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। भारत में इसकी लंबाई 1180 किमी लंबी है। भारत में चिनाब नदी, इसका अपवाह तंत्र 26,755 वर्ग किमी है। रावी नदी या इरावती नदी, एक ही नाम है दोनों के। यह नदी पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी, पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है तथा इसका उद्गम स्थल हिमाचल के कांगड़ा जिले की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित, कांगड़ा जिले की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दरे से होता है। इसी के निकट व्यास कुंड है। व्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है? व्यास नदी निकलती है। यह पाकिस्तान में सराय सिंध के पास चिनाब नदी में मिलती है। इसकी लंबाई है वो कितनी है? 725 किमी। इस नदी की लंबाई, जो सबसे छोटी नदी है, इसकी लंबाई है 725 किमी, 5,957 वर्ग किमी इसका अपवाह क्षेत्र है। डी नंबर आएगा व्यास नदी। तो यह नदी सतलज की सहायक नदी है। सतलज जो नदी है उसकी सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल कुल्लू पहाड़ी में स्थित जो रोहतांग दर्रा है, कुल्लू पहाड़ी में स्थित हिमाचल के अंदर जो रोहतांग दर्रा है, उसके दक्षिणी किनारे पर व्यास कुंड से होता है। कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर यह नदी सिंधु में मिल जाती है और इसकी लंबाई 470 किमी है, 25,900 वर्ग किमी इसका अपवाह क्षेत्र है। सतलज नदी यह चिनाब की सहायक नदी है तथा मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है तथा शिवकिला दरे के पास ये कहाँ प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। स्पीति सहायक नदी है इसकी,
सतलज की सहायक नदी स्पीति नदी है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपर्दित कर प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट बात, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत और तिब्बत का जो मार्ग है वो इस सतलज घाटी से होकर ही गुजरता है। भारत में इस नदी की लंबाई 1050 किमी है। 28,090 वर्ग किमी क्षेत्र में इसका अपवाह तंत्र फैला है। अब आएगा सेकंड नंबर, गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र करने के बाद अगला आता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का मुख्य जो स्रोत है वो उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद है तथा यह हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसमें दाहिने ओर से यमुना नदी का प्रयाग इलाहाबाद के निकट ये मिलती है तथा दक्षिण पठार से आकर गंगा में मिलने वाली नदी प्रमुख कौन सी है? सोन नदी है, जो ये यहाँ आकर गंगा के मेन फ्रंट में मिलती है। ये गंगा नदी है जो प्रवाहित हो रही है, सोन नदी इसमें आकर मिलती है। आगे दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से जल ग्रहण करके इसमें आकर मिलती है। गंगा के बाएं तट की मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व इस प्रकार है। पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम और इस साइड में पूर्व। पश्चिम से पूर्व की ओर ये पश्चिम वो पूर्व। तो सबसे पहले रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, महानदी, जो कि इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर मुख्य सहायक नदियां हैं। इसके अलावा गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां इसे क्या कहते हैं? पद्मा, जहां इसे पद्मा कहते हैं। यहां से गंगा कई शाखाओं में या कई धाराओं में बंटकर डेल्टाई मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई अंत में समुद्र में गिर जाती है। इस हिस्से में यह भागीरथी हुगली के नाम से जानी जाती है। पावना से पूर्व गोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्र पद्मा से मिलती है तथा इनकी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से जानी जाती है। चांदपुरा में मेघना नदी आकर इसमें मिलती है और मेघना नाम से अनेक जल वितरिकाएं, छोटी छोटी वितरिकाएं हैं, उनमें बंटकर अंत में यह बंगाल की खाड़ी के अंदर, लास्ट में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका हुआ है। सुंदरी वृक्षों की यहाँ पर अधिकता है, जिस कारण इसे सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी कहलाती है। इस हुगली नदी के तट पर ही क्या है? कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जिसे
पूर्व का लंदन कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का लंदन कहा जाता है। जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर है राम गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदियों में यह नदी गैरमेंड के निकट कुमायूं हिमालय में स्थित, कुमायूं हिमालय में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली, गढ़वाल पहाड़ियों से निकलने वाली सबसे छोटी नदी है। नदी का उद्गम स्थल हिमनद है, इसलिए यहाँ वर्षा ऋतु व शुष्क ऋतु में जल की मात्रा में अधिक अंतर नहीं मिलता है। शिवालिक को पार करने के बाद यह नदी अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और यह उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट, उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है तथा अंत में कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 600 किमी। इसका अपवाह क्षेत्र 32,800 वर्ग किमी है। सेकंड नंबर है शारदा। यह नदी नेपाल हिमालय में स्थित मिलाम हिमनद से गौरी गंगा नाम से चलती है। यह नदी मिलाम हिमनद से गौरी गंगा नाम से निकलती है, जो भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। भारत और नेपाल की जो सीमा है उस पर इसका नाम है काली नदी। यूपी में बाराबंकी नामक स्थान पर जब यह घाघरा में मिलती है तो इसे चौक का नाम दिया जाता है। 3 नंबर है गंडक नदी। यह धौलागिरी व एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है। यह नेपाल के मध्य भाग का जल बहाकर लाती है। नेपाल का जो सेंट्री भाग है, मध्य का जो भाग है, वहां से जल बहाकर लाती है, जो बिहार के चंपारण जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अपने मार्ग में ये बहुत परिवर्तन करती है, इसलिए प्रसिद्ध है। इसकी लंबाई 425 किमी व इसका अपवाह क्षेत्र 9,540 वर्ग किमी माना गया है। कोसी नदी यह गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है, जो एक पूर्ववर्ती नदी है तथा यह 7 नदियों से मिलकर बनी है। 7 नदियों से मिलकर बनी है। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में स्थित तिब्बत से निकलती है। नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते ही, नेपाल के मध्य से जब यह हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर सुनकोशी और पूर्व की ओर तपोर कोसी में आकर मिल जाती है। उनसे मिलने के बाद यह नदी सप्तकोशी नदी बन जाती है तथा यह नदी 730 किमी लंबी है। वह क्षेत्र 46,900 वर्ग किमी है तथा इसमें भारत में जो इसका क्षेत्र है वो क्या 21,500 वर्ग किमी भारत में इसका अपवाह क्षेत्र है। बिहार का शोक मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। डी नंबर महानदी, जो पश्चिम बंगाल में
दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। सिलीगुड़ी के पास एक तीक्ष्ण वक्र बनाती है ये, और अंत में ये क्या होती है, गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। भारत में यह गंगा के बाएं और उत्तरी तट की अंतिम सहायक नदी है। केन कर्णवती नदी यह मध्य प्रदेश के सतना में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है तथा बांदा के पास यमुना में मिल जाती है। सोनार व बीवर इसकी मुख्य सहायक नदी है। इस नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है। अब वर्णन करेंगे हम सोन नदी का। सोन नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार में नर्मदा के उद्गम स्थान के निकट से निकलती है, जो पटना से पश्चिम में गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदी है। यह नदी पठार में जलप्रपातों के एक क्रम के रूप में निकलती है। क्रम इसमें पाया जाता है जलप्रपातों का। इसमें रेत होती है, उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। सोने के कण पाए जाने के कारण इसे श्रवण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किमी और 54,000 वर्ग किमी अपवाह क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसकी सहायक नदियों में कन्हार, रिहंद और उत्तरी कोयल है। दामोदर नदी, यह नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड के बरस घाटी में बहने वाली नदी है, जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलकर आसनसोल के निकट पश्चिम बंगाल के डेल्टाई मैदान में प्रवेश करती है। अंत में रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। ये दामोदर नदी है, अंत में हुगली नदी के अंदर इसका मिलान होगा तथा इसकी कुल लंबाई 541 मील है और इस नदी का बहाव क्षेत्र 22,000 वर्ग किमी है। 22,000 इसका बहाव क्षेत्र है। पूर्व में अचानक बाढ़ आने के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत के प्रमुख कोयला व अभ्रक क्षेत्र इसी घाटी में स्थित है। अमोनिया व बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला है यमुना नदी। यह गंगा की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, जो कि बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है तथा यह गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है, गंगा के समान बहती है और प्रयाग जो इलाहाबाद के पास है, प्रयाग में आकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। हिमालय पर्वत में उत्तर की ओर जो मंसूरी की श्रेणियां हैं, वहां पर एक टॉप नदी आकर इसके अंदर मिलती है। इसके बाद यह लघु हिमालय की पहाड़ियों को काटकर आगे बढ़ती है। इसमें पश्चिम में गिरी और पूर्व में आसन नदियां आकर मिल जाती है। इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोस नदियां भी आकर मिलती है। बेतवा, कैन
और सोन, ये सारी नदियां क्या है इसके अंदर आकर मिलती है। ये सभी सहायक नदियां अरावली, मालवा पठार व विंध्याचल श्रेणियों से उद्गत होती है तथा इसकी लंबाई है जो 1370 किमी है। 3,59,000 वर्ग किमी अपवाह क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला है चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश के महू जिले के निकट मालवा पठार से निकलती है, जो उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा तक एक गारज के रूप में बहती है। कोटा तक, जो राजस्थान के कोटा तक एक गारज के रूप में बहती है। फिर यह बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई इटावा के नज़दीक यमुना नदी में मिल जाती है। यह अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। जो उत्खात शब्द है वो बीहड़ों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। पूर्ण लंबाई 965 किमी है। राजस्थान की यह एक सदीहारा नदी है। इस नदी का पौराणिक नाम शर्मावती था। बनास, मेज, काली सिंध और छिप्रा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई 2900 किमी है, जो विश्व की नदियों में सबसे लंबी नदियों में से एक है। यहाँ जल विसर्जन के कुल आयतन की दृष्टि से यह विश्व की 4 बड़ी नदियों में शामिल है तथा इसका अपवाह तंत्र 3 देशों चीन, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में फैला है। इसका अपवाह क्षेत्र 5,80,080 वर्ग किमी क्षेत्र है तथा यह भारत में 1346 किमी लंबाई में है और भारत में इसका अपवाह तंत्र 3,40,000 वर्ग किमी है। कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। इस नदी का बेसिन मानसरोवर झील से मरियन ला दरे द्वारा पृथक होता है। ब्रह्मपुत्र का अधिकतर मार्ग कहाँ पर है? तिब्बत में है तथा इसका जो स्थानीय नाम है वो सांगपो है। स्थानीय नाम इसका सांगपो है, जिसका अर्थ है शुद्ध करने वाला। या समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर नावें चलती है, जो विश्व की सबसे आश्चर्यजनक नौका गम्य जल मार्गों में एक है। नामचा बरवा पर्वत के पूर्वी किनारे के सहारे यह एक तीखा मोड़ लेते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है और 5500 मीटर गहरे कैनियन का निर्माण करती है। 5500 मीटर जो गहरा है कैनियन का वो निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। पासीघाट के निकट 2 नदियां हैं, दियांग और लोहित के मिलने से इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ा। इसके बाद यह असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां कई सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। इसकी
मिलने वाली प्रमुख नदियों में सुबानगिरी, जिया, बरेली, धनसिरी, पुथीमारी और मानस प्रमुख नदियां हैं। यह धुबरी शहर तक पश्चिम की ओर बढ़ती है, उसके बाद मुड़कर गोलपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है, जिसमें तीस्ता नदियां आकर मिलती है तथा अंत में पद्मा, पद्मा मतलब गंगा, गंगा में मिल जाती है। मेघना की मुख्य धारा गराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां माकू, तरंग, जीरी, सोनाई, रुकई, लागचिनी तथा जटिंगा है। बराक नदी बांग्लादेश में तब तक बहती है जब तक कि वहां पर भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र में इसका मिलन या विलय नहीं हो जाता। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इसमें कुछ बड़े नदी द्वीप मिलते हैं, जिनमें विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली शामिल है। मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप है शामिल है। यह द्वीप संकटग्रस्त स्थिति में है तथा इसे सुरक्षित करने व विश्व विरासत की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2016 में इसे भारत का द्वीपीय जिला घोषित किया गया था।